गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा में आपका स्वागत है। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़े थे अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक आयोग के विवाह के प्रक्रिया के संबंध में पढ़ा था। आज हम अल्पसंख्यकों के क्या क्या अधिकार होते हैं उन अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्पसंख्यकों के मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप से दो प्रकार के लाइस के अनुसार दो प्रकार के अधिकार हैं। और इस प्रकार से पहला है मातृभाषा में शिक्षण का अधिकार। पहला अधिकार उनको किस प्रकार का है? उनको अपनी मातृभाषा में शिक्षण का अधिकार है। दूसरा अधिकार है सरकारी प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक भाषा का उपयोग का अधिकार। जितने भी सरकारी कार्य होते हैं अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित, उन अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित सरकारी कार्य के अंतर्गत उनकी भाषाओं अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग करने का अधिकार। इस प्रकार से इनको मुख्य रूप से दो अधिकार प्राप्त है जो सामान्य व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा है। इस प्रकार से सर्वप्रथम वो मातृभाषा में शिक्षण के अधिकार के संदर्भ में जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत शिक्षण अल्पसंख्यक वर्ग को अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्था स्थापित करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। उनको अपने विशेष वर्ग से संबंधित कोई भी शिक्षण संस्था खोलनी है उनको पूर्ण रूप से भारत का संविधान का अनुच्छेद 29 पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है। वे अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। एक 1949 के अंतर्गत हमारे देश के समस्त शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसके अंतर्गत कहा गया था कि ऐसे शिक्षण संस्थान जहाँ पर ऐसे 30 से अधिक छात्रों की संख्या व 10 से कम छात्र हो तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी अल्पसंख्यकों को वो उनकी मातृभाषा में देने का प्रावधान रखा गया था। इसके अलावा हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 350 क और 350 ख में अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है वो किया गया है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त आयोग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत आयुक्त आयोग का मुख्य कार्य यह होता था जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो तैयार करना और उस वार्षिक प्रतिवेदन को क्या करना संसद के समक्ष दोनों सदनों के अंदर प्रस्तुत करना था ताकि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा हेतु मातृभाषा के प्रयोग पर अत्यधिक मात्रा में बल किया जा सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के को भी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी मातृभाषा उर्दू है फारसी आदि भाषाओं के अंतर्गत उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके और वे अपने एक अलग से अपने संस्था को स्थापित करने का उन्हें अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार से हमने इस मातृभाषा शिक्षण के अधिकार के अंतर्गत देखा है कि 29 और 30 क्या करता है स्वदेशी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्था स्थापित करने का अधिकार देता है। उसके अलावा 350 से वो जिसके अंतर्गत एक अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त किया जाता है जो वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है और संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत, ताकि उनको अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार मिले। नेक्स्ट है दूसरा है सरकारी प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग करने का अधिकार। सरकारी किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी अल्पसंख्यक भाषाओं अल्पसंख्यकों की भाषाओं को प्रयोग करने का अधिकार है वो भी दिया गया है। जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 345 इस विषय में प्रासंगिकता रखता है। 345 अनुच्छेद है वो इस विषय के संबंध में पूर्ण के प्रासंगिक और प्रसिद्ध है। इसके अनुसार इसके अलावा अनुच्छेद 346 और 347 है वो भी अल्पसंख्यकों की भाषा को उपलब्ध रहते हैं जो सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की जो भाषा है उनको उपयोग में लाया जाए। इसके लिए अनुच्छेद 346 347 भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 346 और 47 भी उपलब्ध रहता है जो किसी भी सरकारी प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक की भाषा के अंतर्गत उनके दस्तावेजों को नियुक्त करने हेतु
उपलब्ध रहते हैं। तो सारे के सारे जो अल्पसंख्यक संबंधी योजना होगी वे उनकी मातृभाषा के अंतर्गत की जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि यूपी में उर्दू, यूपी के अधिकतर जनसंख्या कौन से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है, जिसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय अत्यधिक मात्रा में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो राजभाषा है वो किस उर्दू के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसके अलावा 1961 के अंतर्गत राज्य के समस्त मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। हमारे देश के जितने भी राज्य है उस राज्य के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं। अल्पसंख्यकों को सरकारी प्रयोजनों के अंतर्गत उनकी भाषा का प्रयोग के अधिकार के संबंध में इस प्रकार से है। पहला है ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 60% हो, 60% जनता की भाषा अल्पसंख्यक हो, तो वहाँ पर जो शासकीय भाषा के रूप में अल्पसंख्यक भाषा को अपनाया जाएगा। ऐसा राज्य जहाँ पर अल्पसंख्यकों की 60% हो, तो ऐसे राज्य में उसकी भाषा कौन सी अल्पसंख्यकों की भाषा को अपनाई जाएगी राज्य की भाषा के रूप में। और नेक्स्ट है जहाँ 15 से 20% जनसंख्या जिन जिलों में निवास करती है वहाँ मुख्य रूप से कानून नियमों की भाषा आदि कौन सी भाषा होगी, अल्पसंख्यक भाषा होगी। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को उनकी याचिका आवेदन अपनी भाषा में करने का अधिकार, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको इस प्रकार का भी अधिकार दिया जाए कि वे किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित वो फॉर्म भरते हैं उसके अंतर्गत उनकी भाषा में प्रयोग किया जाए। उनकी किसी भी प्रकार की याचिका को भी उसी के आधार में रखा जाए और उसी राष्ट्रीय मातृभाषा के अंतर्गत उन्हें करने का अधिकार दिया जाए। आवेदन भी मातृभाषा में होंगे। इसी प्रकार से अपनी भाषा के अंतर्गत किसी प्रकार के सरकारी प्रयोजनों को बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार से ये अल्पसंख्यक के संबंध में 2 प्रकार के मुख्य अधिकार थे। तो इस प्रकार से मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित और सरकारी प्रयोजना या सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग का अधिकार। इस प्रकार से ये मुख्य रूप से 2 अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं और ये इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।